हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से, ताकि मैं आपको उस क्लैरिटी के साथ हम आगे चलें। हमने कल जो है देवबंद स्कूल और हमने कल अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट हमने सारा कर लिया था। इफ आई एम राइट प्लीज कंफर्म। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्रू और फॉल्स, बस मुझे बताना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देवबंद मूवमेंट और दारुल उलूम मूवमेंट वाज हैविंग रिवाइवलिस्ट एलिमेंट्स। देवबंद मूवमेंट, दारुल उलूम मूवमेंट वाज हैविंग रिवाइवलिस्ट एलिमेंट्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अलीगढ़ मूवमेंट was revivalist in nature. अलीगढ़ मूवमेंट was revivalist। ट्रू है सर। अलीगढ़ मूवमेंट भी रिवाइवलिस्ट थी और देवबंद उलूम भी रिवाइवलिस्ट थी भाई। अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट was revivalist in nature. ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलो। सर इन नेचर। हाँ, इन नेचर। और क्या होता है रिवाइवलिज्म में? फॉल्स। इट वाज नॉट रिवाइवलिस्ट। एक साल नहीं लगाना है बोलने में। वो तो मॉडर्न आइडियाज को प्रमोट कर रही है, यानी कि पॉलिटिकली तो रिग्रेसिव थी वो। मैं कहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट पॉलिटिकली रिग्रेसिव थी। बताओ क्यों? सर सैयद अहमद खान रन करे, उनका नेचर था पॉलिटिकली कंजर्वेटिव, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो तब वो रिफॉर्मिस्ट थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कैसे वो पॉलिटिकली कंजर्वेटिव कैसे थे, ये बताइए। सर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उनके आइडियाज को और उन सबको साथ लेके चलने के लिए तो उन्हें कंजर्वेटिव होना पड़ेगा सर। अगर वो सबकी बात करेंगे तो प्रॉपर कम्युनिटी नहीं जुड़ पाएगी उनसे। अगर वो सबकी बात करेंगे तो इंडिविजुअल अगर सबकी बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी की बात नहीं हो रही तो पर्टिकुलर नहीं जुड़ेगा, तो उन्हें कंजर्वेटिव होना पड़ेगा सर। नहीं तो अगर वो सबकी बात नहीं कर रहे हैं तो नुकसान किसका है? सबका नुकसान है सर, और उसमें सबका नुकसान है। आई एग्री विद यू। यस सर। और अगर वो सबसे नहीं जुड़ रहे हैं तो? अगर वो सबसे जुड़ेंगे तो किसका नुकसान है, मैं जानना चाह रहा हूँ। वो सबसे क्यों नहीं जुड़ना चाहते? क्योंकि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो नहीं जुड़ पाएगी फिर उनसे, क्योंकि सबकी बात होगी, जनरल टॉक होगी सर। तो फिर नुकसान क्या है? जनरल टॉक में उनका नुकसान क्या है? उनका नुकसान है पर्टिकुलर उनसे नहीं जुड़ेगा सर। उसमें अगर किसी हम विशेष यार आप इतना सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, मुझे एक लाइन में क्यों नहीं बता रहे कि पॉलिटिकली लिबरल होने से अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट का लॉस क्या है? जिस समुदाय विशेष की वो बात कर रहे हैं, अगर वो लिबरल हो जाएंगे वो समुदाय विशेष उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा सर, ये नुकसान है उनका नहीं पॉलिटिकली। ये मतलब ये बात आपकी बात तो सही है, लेकिन आप बाल की खाल नहीं बता रहे हो। वो समुदाय उनसे क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि उसकी बात ही नहीं हो रही सर, उनके आइडियाज की, उनके धर्म की बात ही नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है। बात तो ठीक कह रहे हो, बात आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी ना बात को मतलब आप, हाँ क्या बोल रहे हैं राजीव? सर उनके जो आइडियाज थे सारे मॉडर्न थे, और पॉलिटिकली इसलिए उनसे वो नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो जो उनका लिबरल जितने भी थे सर, उनका अलग थिंकिंग थी और उनकी अलग थिंकिंग थी। यार ये सब बकवास की बातें करते हो तुम, पता है सर जो पॉलिटिकली उन्हें सबको अपने साथ जोड़ना है ना, तो नेता बिल्कुल कट्टर ही चाहिए सर फिर, ठीक है, जिससे फिर वो जुड़ पाए। अगर वो लिबरलिज्म की बात करेगा तो फिर वो नहीं जुड़ेंगे सर, मतलब यार। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं जुड़ेंगे। नहीं मतलब योगी, ये कोर है मतलब, अरे योगी का कहाँ ला रहे हो यहाँ पे तुम यार? अगर वो भगवा डालेगा और हिंदुत्व की बात करेगा तो वो नहीं भाई नहीं, उसकी आज तरफ का जाएंगे, ठीक है, लेकिन लिबरल अगर कोई आ जाएगा तो फिर नहीं, जो वो इतना समर्थन नहीं ले पाएगा, तो आज पॉलिटिकली कंजर्वेटिव होना पड़ेगा सर। आज के और तब की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सर एक एग्जांपल दिया सर। नहीं, मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपका कॉन्सेप्चुअल चेक कर रहा था मैं, कॉन्सेप्ट चेकिंग हो रही थी भाई। सिंपल सी बात है
वो पॉलिटिकली कंजर्वेटिव इसलिए हैं क्योंकि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकली लिबरल है, और वो क्योंकि पॉलिटिकली लिबरल है तो वो नेशनलिज्म को जन्म दे रही है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन जो नेशनलिज्म को जन्म दिया जा रहा है उस नेशनलिज्म के अंदर भी सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, और उनको हिस्सा मिलेगा जो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन उठता है आगे कौन है, तो पता लगता है जी 80% पढ़े लिखे कौन? अरे 80% पढ़े लिखे कौन? नेशनल और लिबरल। 80% पढ़े लिखे कौन सी कम्युनिटी है उस टाइम पे? एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में असली अगर मैं कहूं इंडिया की जो मोस्ट लिटरेट कम्युनिटी थी कौन सी थी? क्या लेबल दोगे उसको तुम? वेस्टर्न क्या यार, बात ही नहीं समझते हो भाई। उस समय में भारत के जो भारतीय समाज में यदि आप कहो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सबसे पढ़ा लिखा कौन था? इन जनरल सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन सी है? हेलो, क्रिश्चियन होगी क्रिश्चियन, हिंदू ही होंगे ना, हिंदू ही हैं सबसे पढ़े लिखे। ब्राह्मण्स कहां जाएंगे? तुम जूता भी उन्हीं को मारोगे और पढ़े लिखे भी नहीं मानोगे। यस सर, हिंदू थे ना, हिंदू हैं। जैन क्या है? जैन क्या है? हिंदू। ठीक है, जाट भी क्या है? हिंदू। आर्य समाजी क्या है? हिंदू। खत्री क्या है? हिंदू हैं, तो सब हिंदू ही। तो सबसे बड़ी पढ़ी लिखी कौन सी कम्युनिटी हो गई? अब साउथ इंडिया में जो सिविल सर्विसेज थे वो किसके हाथ में थी? ब्राह्मण्स। नॉर्थ इंडिया में सिविल सर्वेंट कौन थे? ब्राह्मण्स। बिहार और यूपी में कौन थे? हाँ, वो भी ब्राह्मण्स। मतलब ब्राह्मण का मेरा मतलब है अपर क्लास से है। मेरी बात साफ सी है कि जो सर्विसेज हैं और जो एजुकेशन है वो मुस्लिम्स के पास है कि दूसरी क्लासेस के पास है? दूसरी क्लासेस के पास। हाँ, तो मुस्लिम हो गए डिप्राइव्ड ना। बैकवर्ड कौन हुआ? मुस्लिम। तो कल को जब भारत आजाद होता है, कल को जब भारत आजाद हो जाएगा तो सैयद अहमद खान साहिब का सोचना है कि सर्विसेज में ज्यादा कौन होंगे? हैं? अपर क्लास चलो अपर कास्ट बिलोंग करती हिंदू से। हिंदू होंगे, अपर कास्ट होंगे, बिजनेस में भी यही होंगे। तो नेशनलिज्म बढ़ेगा धीरे धीरे, तो ब्रिटिश का प्रभुत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। जब ब्रिटिश का प्रभुत्व घटेगा तो इंडियन जो है, इंडियन सोसाइटी ऊपर बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। तो इंडियन सोसाइटी में मुसलमान नीचे हैं कि ऊपर हैं उस टाइम के हिसाब से? नीचे सर। नीचे हैं। तो ऊपर एक दिन में आ जाएंगे? नहीं सर, नहीं आएंगे। एक दिन में क्या, 10 साल में भी नहीं आएंगे मान लो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। हाँ, पॉलिसी बनानी पड़ेगी सर। क्या पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी उनके फेवर में, गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे तब आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अब रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर। ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। पावर किसके पास है? ब्रिटिशर्स के अरे पास। पावर किसके पास है? ब्रिटिशर के पास। ब्रिटिश पावर। नाउ ब्रिटिश आर रूलिंग, दे आर हैविंग पावर। नाउ सपोज नेशनल मूवमेंट ग्रोज, तो सर सैयद अहमद थिंक्स कि मुस्लिम्स क्या रह जाएंगे पीछे, एजुकेशन में ही पीछे रह जाएंगे, पॉलिटिक्स में ही पीछे रह जाएंगे, और कुल मिला के क्या बन जाएंगे? हिंदुस्तान अगर आजाद हो गया तो वो बन जाएंगे सेकंड क्लास सिटीजन्स। ऐसा किसका मानना है? सर सैयद अहमद। सर अहमद खान का। अब सैयद अहमद के पास शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट विद हिम? कम्युनिटी को एक कर लिया अपनी कम्युनिटी को वो रिग्रेसिव रास्ते पे ले जाए
और शॉर्टकट दिखाए कि देखो अंग्रेजों का साथ दो, अंग्रेज हमें नौकरी देंगे, अंग्रेज ही रूल करने वाले हैं। और असली पेट्रियटिज्म क्या है? असली पेट्रियटिज्म क्या है? अरे व्हाट इज द रियल पेट्रोटिज्म क्या रहता सर, ये तो बताइए पहले। अच्छा पूछ ले भाई, कोई बात नहीं। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है पेट्रियटिज्म और एक होता है आपका, जैसे मान लो पहले पेट्रियट समझ लो। पेट्रियट क्या होता है? पेट्रियट का जो समानार्थी हिंदी इफ यू टॉक अबाउट, देन इसका मतलब है आपकी लॉयल्टी, योर लॉयल्टी टुवर्ड समथिंग। जनरली वी यूज पेट्रियटिज्म इन टर्म्स ऑफ नेशन। जैसे आई एम ए पेट्रियट, एवरीबडी वांट्स टू से आई एम ए पेट्रियट, मैं देशभक्त हूं। ये एक इंटेंजिबल एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये? इंटेंजिबल। यानी इसको ये नहीं हो सकता कि मैं, आप मुझे बोलो कि सर मैं आपको 2 किलो पेट्रियटिज्म मैं आपको कुरियर कर रहा हूं। ये अभिव्यक्ति है। ये आप मुझे पेन भेज सकते हो, आप मुझे बुक्स भेज सकते हो, लेकिन आप मुझे पेट्रियटिज्म भेज नहीं सकते। पेट्रियटिज्म आप महसूस करा सकते हो। ठीक है, जैसे इंडिया में लोग क्रिकेट के लिए भी क्या है, क्रिकेट भी जो है देशभक्ति से कम नहीं है। पहले तो था, अब तो खैर कमर्शलाइज हो गया बहुत ज्यादा और सही भी हुआ। अब इतना नहीं है क्रेज, लेकिन पहले जरूर था। क्रिकेट को लोग वैसा मानते थे, लेकिन अब नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सर सैयद अहमद खान वांट्स टू प्रमोट मुस्लिम कम्युनिटी in a way by which they will support the British, because British are ruling. That is why बजाय नेशनलिज्म को प्रमोट करने के, सर सैयद अहमद खान का मानना है कि जो कांग्रेस है उसको रोको, वो रियल पेट्रियटिज्म नहीं दर्शा रही। और क्या भरोसा है कल को जब कांग्रेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, नेशनल मूवमेंट कैरी करेगी, तो जो मुस्लिम्स का जो ओहदा, जो मुस्लिम क्लास का जो ओहदा है, वो जो ब्रिटिश के आने से पहले था। ब्रिटिश के आने से पहले मुस्लिम क्लास का ओहदा क्या था? ब्रिटिश के आने से रूलिंग क्लास का था। रूलिंग क्लास थी वो, आने से पहले रूलिंग क्लास थी। तो अब उनका कहना है क्या पता भाई, अब तो हम रूलिंग क्लास नहीं रहेंगे, तो नेशनल मूवमेंट का हम क्या करें? ये हमारी नेशनल मूवमेंट नहीं है। ऐसे कुछ विचार आने लगेंगे इनडायरेक्टली। अगर आप पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ लोगे तो उसके बाद आप किसी आंसर में लिख पाओगे कि सीड्स जो थे कम्युनलिज्म के, वो अंग्रेजों के साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने भी बो दिए। समझ आई बात अब? ठीक है जी। हेलो, अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। तुम्हारे साला हाँ बोलने में भी 1 साल लगता है यार, हैं? जल्दी क्यों नहीं बोलते तुम? या समझने में टाइम लगता है, दिमाग की प्रोसेसिंग में, हैं? वॉइस ब्रेक हो रही थी सर आपकी। ना यार, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी हुई थी सर, तब समझ नहीं पाया। पहले हो रही थी सर, अब नहीं। ओके, सॉरी। देखिए ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। टेक्निकल चीजों को आप, मतलब मेरी बात को वो मत लीजिए कि भाई मैं क्या, मेरी प्लीज गो बाय माय इंटेंशन, गो बाय माय वर्ड्स आल्सो, बट प्लीज गो बाय माय इंटेंशन। सिर्फ आप मेरे शब्दों पे जाएंगे तो मिलते तुम मुझे गोली मार दोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जैसे शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं ना, हम भी तो राष्ट्रवाद बढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रवाद बड़ा बहुत मेहनत का काम है। सिविल सर्विसेज के लिए रियली में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है बॉस, मैं तुम सबको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं है। सिलेक्शन लेना एक मल्टी प्रोंग प्रोसेस है, जिंदगी बदल जाती है आदमी की। और जिसने पहले से बदली है, 8वीं से, 6ठी से, 10वीं से, 12वीं से, उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी किसी के लिए आसान नहीं है। जो जब जाग गया, जर्नी उसकी तभी से चलेगी, चाहे फिर वो किसी अन अकेडमी के को फाउंडर ही हो। हर एक को मेहनत करनी पड़ी है, लंबी, कोई शॉर्टकट नहीं।
जैसे नेशनलिज्म का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रिपरेशन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है. इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम स्पीड. इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम स्पीड. नहीं तो होगा ही नहीं पूरा कुछ भी. आप सोच लेंगे हो गया, पर हुआ ही नहीं वो. तो ऐसे हम बात कर रहे थे सर सैयद अहमद खान एंड द मूवमेंट एंड अदर आइडियाज. अब आई होप अब क्लियर हो गया. लेकिन अब मैं आपको सिखिज्म का थोड़ा सा बता देता हूं फटाफट. जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, निरंकारी मूवमेंट. निरंकारी मूवमेंट, ठीक है, पीटी में आ जाएगा, हरियाणा में आ सकता है, HCS में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी पहुंच सकते हैं. तो ये किसने शुरू की? ये शुरू की बाबा दयाल दास. और बाबा दयाल दास थे कौन? बाबा दयाल दास वाज कंटेम्पररी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. महाराजा रंजीत सिंह जी के समय के थे वो बाबा दयाल दास. तो बाबा दयाल दास ने क्या बोला? एक भगवान, निरंकार, एक भगवान है, इसलिए कहा है निरंकार. उन्होंने कहा आइडियल वर्शिप मत करो. उन्होंने कहा भैया आप टूम पे मत जाओ, आप ग्रेव से मत जाओ. और उन्होंने एक सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाला, एक मैरिज का भी. जैसे उन्होंने क्या बनाया? आनंद का राज. आनंद का राज मतलब सिंपल मैरिज होती है. मैरिज जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने होगी. गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे जाएंगे, उनके गुरबाणी होगी, कोई अदर कोई रिचुअल नहीं होगा, कोई ऐसे डिकचिक डिकचिक कोई नहीं, कोई डीजे नहीं, और कोई वो नहीं, पानी वाली पानी पिया दे या ये सब कुछ नहीं चलेगा. नो डांसिंग, नो डाउरी, नो नथिंग. और इस वर्जन को ब्रिटिश रूल के टाइम पे आनंद मैरिज एक्ट करके ऐसे करके सैंक्टिटी भी दी गई थी. आनंद मैरिज एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट. ठीक है जी. फिर ये धीरे धीरे चलता रहा. तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, बस इट प्रमोटेड सोशल वैल्यू, सोशल आइडियाज. अब जैसे एक हो गई आपकी नामधारी मूवमेंट. नामधारी जो कि आपके कूका मूवमेंट के नाम से भी जानी जाती है. कूका शुरुआत किसने की? 1840 भगत जवाहर मल. 1840 में भगत जवाहर मल ने शुरू किया, जिनको कहते थे सिया साहिब. भगत जवाहर मल, सिया साहिब. और कूका शब्द का मतलब है यानी अपने, जैसे हम अपने उसमें खो जाते हैं और हम हो ऐसा करके हम कुछ करेंगे तो कूक है वो. जब हम अपने जैसे क्लासिकल म्यूजिक हम सुनते हैं, या जैसे हम कोई भजन सुनते हैं और हम उसके सत्संग में डूब गए, वैसे करके है, तो वो कूक है जो. इसीलिए वो कूका कहलाया. और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गया. कहां बन गया? पंजाब और हरियाणा, हिमाचल, ये सारे एरिया. स्पेशली भगत जवाहर मल के बाद आए बाबा बालक सिंह, और बाबा बालक सिंह के बाद आ गए बाबा राम सिंह. अब बाबा राम सिंह थोड़े से ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइजर थे. वो महान थे कई मामलों में. अच्छा लोगों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, पीजेंट को, लोअर लेवल लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को. लेकिन प्रमोट क्या किया? प्रमोट किया एक गॉड. कास्ट सिस्टम को अटैक किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अटैक किया, अर्ली मैरिज को अटैक किया, कन्यादान जैसे हम करते हैं उन बाल्टर कर दिया लड़की को गाय के बदले. ये सब चीजों का विरोध किया. और उन्होंने कम पैसे की शादियों का जो है वो एक प्रचलन चलाया. हमारे हिंदुस्तान में ब्याह जो है तगड़ा होना चाहिए. यहाँ जो है ब्याह में लोग 20-20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया भी खर्च कर देते हैं अगर बस चले तो इसके इन एक्सपेंसिव खर्चों के खिलाफ, ऐसे सोच के खिलाफ सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत आवाज उठाई है. क्योंकि जो गरीब आदमी है या जो पेजेंट है, या कोई लोअर क्लास है जिसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ाई के लिए तो पैसे लेता नहीं, लेकिन वो शादी के चक्कर में जरूर पैसे वो ले लेगा. मतलब वो अपना लोन ले लेगा, और बाद में जो है फिर भाई आपकी लोन आप उतार नहीं पाते, और उससे फिर जो है कर्ज बढ़ जाता. तो सोशल प्रेशर आते हैं इन चीजों से. तो आम आदमी समझ नहीं पाता, बस वो करना चाहता है. यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई सिगरेट पीना हानिकारक है, ये प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आती. लेकिन उसका ग्लैमर, उसको ग्लैमर से, उसको आप हीरोइज्म से, उसको आप जो है शौक से, उसको आप इलिटिज्म से, उसको आप जो है सेक्स अपील से कनेक्ट करते हो. कि जो सिगरेट पीता है दे आर मोर हैप, दे आर मोर स्मार्ट. उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं या उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्ल्स भी पीती हैं अब तो
तो ये जो कल्चरल परसेप्शंस है ना, इन सब चीजों के अगेंस्ट उन्होंने बात की और उन्होंने एक सिंप्लिसिटी और सिंपल जीवन को फैलाने की बात की। लेकिन उन्होंने किस चीज की और बात की? उन्होंने वेजिटेरियनिज्म की बात की। अब उन्होंने वेजिटेरियनिज्म की बात की तो बूचर कम्युनिटी या जो लोग मीट, मछली, अंडा खाते हैं उनमें थोड़ा सा विभेद हो जाएगा और सामाजिक परिवेश में हो सकता है कि दोनों पार्टी, कभी कभी दोनों पार्टियों में क्लैश भी हो जाए। जब ऐसे कुछ क्लैश एक आध बार हुए या 2-4 बार हुए तो ब्रिटिश ने उसको लॉ एंड ऑर्डर का नाम दे दिया कि दिस इज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। और जिम्मेदार कौन? बाबा राम सिंह। इसीलिए बाबा राम सिंह को जो है कैप्चर कर लिया गया। रामधारी सिख्स को जो है, बहुत सारे रामधारी सिख्स को पकड़ा गया, उनको गोली से उड़ा दिया गया और बाबा राम सिंह को जो है रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। इससे मूवमेंट को धक्का लगा। लेकिन नेशनलिज्म के अंदर आगे चल के अगर आप रेडिकल नेशनलिज्म की बात करो तो उसमें इसने बहुत अधिक हमारी मदद की, रेडिकल नेशनलिज्म में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो हिस्टोरियंस का अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन मूवमेंट ने सोशल इफेक्ट दिया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में हेल्प की, एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस को डिस्करेज किया, समाज में पॉजिटिव आइडियाज को परिवर्तन लाने की कोशिश की। ऐसे ही एक आपकी है सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट है जी। तो सिंह सभा मूवमेंट क्या करती है? सिंह सभा मूवमेंट का नाम देखिए, सिंह सभा मूवमेंट। यानी सिख अंपायर में ये जब महाराजा रंजीत सिंह थे तब जो है वो फाउंड की गई। महाराजा रंजीत सिंह के बाद आप कह सकते हैं कि कूका मूवमेंट जो है सप्रेस तो कर दिया उसको। उसके बाद जो है इसके बीज तो पहले से रहेंगे, लेकिन ये अराइज करेगी 1870s के बाद। जब कूका मूवमेंट दब जाएगी तो सिंह सभा मूवमेंट जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। खालसा की प्रेस्टीज कम हो गई थी, उसकी प्रेस्टीज को बढ़ाएगी। सिख जो है वो कम्युनिटी को एक सोशल एस्टीम, एक सेल्फ एस्टीम आएगा। और इसका दो ही इसके बहुत इंपॉर्टेंट वो थे कि तो हमारे धर्म से, सिख धर्म से लोग दूसरे धर्मों में कन्वर्ट ना हो, दूसरे धर्मों में पलायन ना करें। और एक उसका था कि सिख धर्म के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन के मॉडर्न आइडियाज के फायदे भी बनाए जाएं। आप समझे? सिख धर्म में मॉडर्न आइडियाज के फायदे भी बताए जाएं। तो ये जो है एक पॉजिटिव सोशल रिफॉर्मिस्ट आइडिया था। इसके मतलब आप लगाइए कि जो इसके लीडर्स थे शुरू में, वो ये भी चाहते थे कि वो ब्रिटिश को ऑफेंड ना करें, इसीलिए वो किसी भी प्रकार के सोशल इल्स के लिए दे वर नॉट ब्लेमिंग द ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश रूल को ब्लेम नहीं किया किसी भी सोशल इल्स के लिए। लेकिन साथ में उन्होंने क्या ओपन किया? खालसा स्कूल, खालसा कॉलेजेस, ये सब चीजें उन्होंने ओपन की। और सिंह सभा को पेट्रोनेज भी मिला और उनको जो है बहुत सपोर्ट भी मिला। जैसे अमृतसर में सबसे पहला खालसा कॉलेज खोला गया 1892 में। मैंने तो विजिट भी किया है उसको, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और एजुकेशन पर्पस से उसको एजुकेशन पर्पस से खोला गया था। लेकिन धीरे धीरे नेशनलिस्ट आइडियाज भी वहां पर आने लगेंगे। सिर्फ एजुकेशन नहीं रह जाएगी, नेशनलिज्म के आइडियाज भी आने लग जाएंगे। ठीक है, खालसा कॉलेज जो है वो नेशनल फीलिंग प्रमोट करने का एक अड्डा बन जाएगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और मूवमेंट आई। अकाली दल तो आपका हार गया इस बार, शिरोमणि अकाली दल, लेकिन अकाली मूवमेंट की जो शुरुआत है वो भी इसी समय के बाद से होती है। वो सिंह सभा का एक पार्ट था और अकाली दल जो है वो, उसका काम था कि गुरुद्वारों को महंतों के, जो महंत थे, उनके कब्जे से हटाना। महंत के कब्जे से हटाना। जो महंत जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको प्रमोट और सपोर्ट करती थी, उनको हटाना। और गुरुद्वारों को प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, जो रिलीजियस वैल्यूज आम आदमी को मिलनी चाहिए, उससे जोड़ने का उनका असली कार्य था। गुरुद्वारों में करप्शन था क्योंकि आम जनता जो चढ़ावा भी चढ़ाती थी वो भी मिसयूज हो जाता था और ऑफिशियल इंटरेस्ट को ही प्रमोट किया जाता था।
सब तरह की इविल प्रैक्टिसेस भी होती थी, इमोरल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देते थे, वुमेन विजिटर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, और सिख रिलीजन को, जो कि सिख रिलीजन जो है उसमें जो कोई जात पात को हम ऐसा कहते हैं नहीं मानते हैं, कास्ट डिस्टिंक्शंस को सिख धर्म नहीं मानता है। तो जो 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 लोअर कास्ट जो पीपल थे, या लोअर कास्ट इवन आप कह लीजिए सिख हैं, जिनको हम मजहबी सिख भी कहते हैं, उनको वो जो है गोल्डन टेम्पल में प्रेयर करने की आजादी भी नहीं मिली हुई थी। मजहबी सिख्स कम्युनिटी कह लीजिए। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या बनाए गए, अकाली जत्थे बनाए गए। यानी वॉलेंटियर ग्रुप्स बनाए गए, जत्था बनाया गया, और उन्होंने जो है पब्लिक अवेयरनेस करने की कोशिश की। उन्होंने गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त दोनों अपने हाथ में लिए, और धीरे धीरे उन्होंने जो है एक बॉडी बनाई, जिसको हमने एक कमेटी बनाई बेसिकली, जिसका नाम दिया उन्होंने SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और कोशिश की कि चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएं। तो कमेटी जो थी उसने गवर्नमेंट को बोला कि गोल्डन टेम्पल को जो है और ज्यादा ओपन और ज्यादा विजिटर फ्रेंडली बनाया जाए। तो जो कीज थी, जो तोशाखाना यानी कि ट्रेजरी की जो कीज थी, जब SGPC ने मांगी तो वो नहीं दी अंग्रेजों ने, और इससे पहले ही महंत लेके भाग गए। इससे सिख कम्युनिटी को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने जो है तोशाखाना अफेयर्स करके एक मूवमेंट चलाई, जिससे ब्रिटिश को फोर्स होना पड़ा गोल्डन टेम्पल की की देने के लिए। जब गोल्डन टेम्पल की SGPC ग्रुप के पास आ गई, तो गांधी जी ने कहा, क्योंकि उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने देश की पहली लड़ाई जिसको हम कहते हैं वो हमने जीत ली है। गांधी जी ने उस बात को भी बहुत प्रेज किया, और बाबा खड़क सिंह थे जिनको वो कीज दी गई। और जल्दी ही एक कानून पास किया गया जिसको कहते हैं सिख गुरुद्वाराज एंड श्राइन्स एक्ट। सिख गुरुद्वाराज एंड श्राइन्स एक्ट। लेकिन चीजें बहुत समय तक ऐसे नहीं रहेंगी, ब्रिटिश रिटेलिएट करेगा, करप्ट महंत भी रिटेलिएट करेंगे। तो इसीलिए एक और छोटी सी मूवमेंट चलेगी, उसको कहा जाएगा गुरु का बाग मोर्चा। सर, हाँ, ये श्राइन्स एक्ट के बारे में कुछ बताओगे सर थोड़ा सा? बोलो। ये क्या, किसके बारे में? श्राइन्स एक्ट के बारे में। भाई सिख गुरुद्वारा एंड श्राइन्स एक्ट आएगा, उसके जो श्राइन में जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसमें लोकल लोग होंगे। उसके बाद जो है गुरुद्वारे की रेख देख करने के लिए पब्लिक विजिटर्स का भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। उसके बाद गुरुद्वारे में जो चंदा आएगा, जो भी पैसे आएंगे, उसका यूज प्रॉपरली पब्लिक पर्पसेस के लिए किया जाएगा। अगर किसी गुरुद्वारे में खेती होती है, उसके पास खेत है बहुत बड़ा, और मान लो उसके अंदर गोभी हो रही है, तो गोभी या तो भक्तों में बांटी जाएगी या उसको जो है बाजार में ले जाके बेचा जाएगा, और उसके पैसे से फिर जो है लंगर लगाए जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। ओके सर। तो पंजाब इस तरह से इसमें एक रूल्स दे दिए गए इस एक्ट के अंदर कि आपको ये करना होगा। एक सिस्टमेटिक अप्रोच ली जाएगी बेसिकली। तो गुरु का बाग मोर्चा का मतलब क्या है कि गुरु का बाग मोर्चा मतलब जो है अकाली वॉलंटियर्स को जब पकड़ लिया जाएगा, तो गुरु के बाग में जो कीकर काट रहे थे अकाली के वॉलंटियर्स, वो सोच रहे थे भाई हम इस लकड़ी को प्रयोग करेंगे, तो वो जो है प्रॉपर्टी जो है महंत क्लेम करेगा ये हमारी प्रॉपर्टी है, और अकाली जो है वो लकड़ी चुरा रहे हैं हमारे यहाँ से। तो इसीलिए इस बात को गलत प्रूव करने के लिए गुरु का बाग मोर्चा बनाया जाएगा। 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स अपने आप को अरेस्ट कर देंगे, और पुलिस जो है उनको पीटेगी, जेल में भी जगह नहीं रहेगी, और फाइनली जो है अकालीज की सिंपैथी पूरे के पूरे लोगों में फैल जाएगी, और उनको जो है जनता का सपोर्ट मिलेगा, एंड ब्रिटिश विल बी सपोर्ट टू गेट बैक। इसीलिए जैसा मैंने कहा
कि 1925 में जो एक्ट आएगा उसके बाद सिख कम्युनिटी को राइट मिल गया कि वो अपने फंक्शनरीज को लीगली अपॉइंट करे गुरुद्वारास के अंदर। यानी कि हेरिडिटरी और अनडेमोक्रेटिक कंट्रोल जो महंत का था, जगह जगह जो महंत बैठे हुए थे, उनका रोल खत्म हो गया। कोई भी सिख किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता है, he could be standing for any position. Even women also got the right to vote along with men, and this ended with the 5-year long agitation. तो यानी जगह जगह मूवमेंट निकाली जाएंगी। सिख प्रिंसली स्टेट जैसे पटियाला, नाभा, जिंद, फरीदकोट, ठीक है, सब जगह जो है कोशिश की जाएंगी और जगह जगह अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इस मूवमेंट से जो है लोगों को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला और फाइट जो है नेशनल मूवमेंट में कंटिन्यू रहेगी। उसमें इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करेंगे सरदार सेवा सिंह ठिकरी वाला। ठीक है जी। तो इससे हमें पता लगता है कि अकाली दल ने नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अकाली मूवमेंट ने। सर ये सारी जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही थी अकाल तख्त के बाद, ये सब अकाली कर रहे थे, चाहे सिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हो? उसके अंदर हिंदू भी होंगे, अकाली भी होंगे, खत्री भी होंगे, सब लोग होंगे। बाद में लोग उनके साथ फिर जोड़ने लगे और फिर सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी चाह रहे हैं कि हमारे सोशल और रिलीजियस लाइफ में अंग्रेजों की दखलंदाजी या किसी भी तरह का करप्शन ना हो। ऐसे ही पारसीज के रिफॉर्म थे, उसको हम कहते हैं रहनुमाई, रहनुमाई माजदयान, रहनुमाई माजदयासन सभा। ये किसने शुरू की? बॉम्बे में शुरू की गई, 1851 में शुरू की गई। में शुरू की गई। इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज ने स्टार्ट की और साथ में कोशिश क्या थी? टू रीजनरेट सोशल कंडीशंस ऑफ पारसीज। पारसियों का जो रहन सहन जो उनका वो है उसको ठीक किया जाए, पहली बात। दूसरा, जो भी ज़ोरास्ट्रियन धर्म है, ज़ोरास्ट्रियन धर्म को जो है उसकी ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। इसके लीडर कौन थे? नौरोजी फरदून जी, एक लीडर थे नौरोजी फरदून जी। एक थे आपके सोराब जी शाहपुर जी बंगाली। एक आपके थे KN कामा। और एक आपके थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। एक अखबार था, उसका नाम था रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार का मतलब होता है ट्रूथ टेलर। ठीक है जी, रस्त गोफ्तार यानी ट्रूथ टेलर। ये मुझे बताओ, ये कौन सी भाषा में था? उर्दू सर। हैं? उर्दू। जोर से बोलो कोमल। उर्दू सर। अच्छा, उर्दू। महान हो तुम। और बताओ भाई कोई। या बंगाली में होगा सर। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। और कोई आंसर?
बताओ बताओ राष्ट्र फारसी हैं? क्या कह रहा है राजीव? फारसी। फारसी कौन सी भाषा बोलते देवनागरी, हैं? फारसी या देवनागरी सर। देवनागरी तो नहीं है, चलो मैंने मान लिया। पारसी कौन सी भाषा बोलते हैं? फारसी से उर्दू से ही आती है। फारसी उर्दू से आती है? अच्छा, बहुत महान हो यार। तुम्हें किसने पढ़ाया? तुम्हें किसने क्या पढ़ाया? तुम्हें दुनिया को पढ़ा दो, तुम्हें थोड़ा ना कोई पढ़ा सकता है। सर फारसी क्या हैं? हेलो, अरेबियन। देखो रोहित है सही, बिल्कुल सही कहा रोहित ने, अरेबियन। रोहित यस सर। हाँ, अबे अरेबियन क्यों बोल रहा? बोला मैंने, फारसी बोला सर मैंने। फारसी? फारसी क्यों भाई? सचिन फारसी, सॉरी राजीव, फारसी? अरे राजीव फारसी बोल रहा है ना तू? हेलो हेलो, रोहित। यस सर। मतलब यार, मतलब देखो, एक होता है खुद को गोली मारना। क्या? खुद को गोली मारना। एक होता है गोली तुमने रखी और रजनीकांत की तरह अपने आप ही आ गई, तुमने गोली को गोली मार दी। पता है तुम इतना हो? कोई साला बंगाली बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अरबिक बोल रहा है। भाई साहब, तो वर्ल्ड के मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट टैलेंटेड लोग हो तुम। मतलब तुमसे बात करने के बाद या तुम्हारे साथ काम करने के बाद, मतलब दुनिया की कोई गोली किसी पे काम नहीं कर सकती। किसी को डिप्रेशन हो जाए ना, तो तुमसे वो बात कर ले तो दुनिया की कोई गोली उस पर असर ना करे। गारंटी से बोल रहा हूं मैं ये। हैं? एक बोल रही है बंगाली, एक बोल रहा है अरेबिक, भाई साहब, एक बोल रहा है फारसी। तुम्हें यही आइडिया नहीं जरा सा भी। पारसी हिंदुस्तान के कौन से कोने में मिलते हैं? पारसी बताओ। हेलो, अरे हाँ या ना तो बोल दो। पारसी, पारसी जो होते हैं। अच्छा, एक फेमस पारसी का नाम बताओ चलो, रोहित। रोहित, यस सर। एक बार मैं बुलवाया कर गर्दन दबा दूंगा, मुझे बता। यस सर। ये बता, एक फेमस पारसी का नाम बता। सर याद नहीं आ रहा कोई। बे डूब के मर जा, डूब के मर जा। एक तेरे को एक फेमस पारसी का नाम बता। हैं? कौन बताएगा एक फेमस पारसी का नाम? सचिन, हेलो, यस सर। एक फेमस पारसी का नाम बता। फेमस पारसी, एक फेमस पारसी आदमी का नाम। पारसी सर पोर्तुगीज ही रहते हैं सर। क्या? ये पारसी पोर्तुगीज ही रहते हैं क्या जो आए थे, पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाय हाय। जहाँ तक मैं गुजरात में जाऊँ, गोवा हो सकता है सर। हाँ गुजरात, बिल्कुल सही। पर एक फेमस पारसी का नाम तो बता। सर रतन टाटा। अबे तूने गूगल किया है राजीव? सर पॉप भी तो फारसी ही है। हैं? वो फारसी है। कौन? सर ये जुनेद नादिया वाला, ये सारे फारसी हैं सर। नहीं, तूने गूगल किया कि नहीं किया डायरेक्टर मुझे बता। सर जोना अब्राहम भी फारसी है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, तूने गूगल किया कि नहीं किया? सर स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी मैं बोलना नहीं चाहता। हैं? सर ये वाला गूगल नहीं की, ये वाला गूगल नहीं किया है मैंने, ये तो पता ही है सर। नॉर्मल तो तू 1 घंटे बाद क्यों बोला फिर? सर कुलदीप ने बताया। सर मैं वो लैंग्वेज सर्च कर रहा था सर, जो आपने पूछा था अभी। पारसीज एक कम्युनिटी है जिसके लिए आप ये लगा लो कि यूनाइटेड नेशन ने भी एक प्रोग्राम चलाया हुआ है फिलहाल, ताकि उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़े। इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है वो। तो गुजराती बोलते थे पारसी पहले, गुजराती। तो जो भी मतलब वो जो उनका कल्चर है, गुजराती कल्चर से थोड़ा मैच करता है। इसीलिए न्यूज़पेपर की भाषा क्या होगी, वही मैं कह रहा था। न्यूज़पेपर की भाषा क्या होनी चाहिए? गुजराती और अंग्रेजी। क्या भाषा होनी चाहिए? गुजराती और
अंग्रेजी। ओके, और वो क्या प्रमोट करना चाहते थे? वो प्रमोट करना चाहते थे यूनिफॉर्म लॉज। अरे दिख रहा है वो चल रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं सर। अब हो रहा है भाई? अब हो रहा है? यस सर। यस। यूनिफॉर्म लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या प्रमोट करना चाहते थे? यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए इनहेरिटेंस का। और साथ में वो क्या चाहते थे कि मैरिज या कोई और भी जो सिस्टम है, जो भी संस्कार होते हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उन सब में एक स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे आप मंदिर जाते हो तो पारसी कहां जाते हैं बताओ? पारसी जाते हैं फायर टेम्पल। कहां जाते हैं? ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, फायर टेम्पल जाते हैं वो। उनके मंदिर को फायर टेम्पल कहते हैं। और जब किसी की डेथ हो जाती है पारसियों में, तो उसको वो डाल देते हैं। ना क्रिमेशन करते, ना उसको बरियल करते, वो उसको डाल देते हैं। एक डेजिग्नेटेड एरिया होता तो वो डाल देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं है। हाँ उसे। बिल्कुल, टावर ऑफ साइलेंस। वेरी गुड कुलदीप जी, टावर ऑफ साइलेंस में डाल देते हैं उसको। यही उनका तरीका है प्रकृति को वो करने का। वहां पे अभी फिर कोरोना जानवर में खाते तो हैं उनको। हाई कोर्ट में केस भी आ गए थे कि पारसी अपने उसको रिचुअल्स को कैसे पूरा करें। तो पहले तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, ऐसा कुछ था। अभी रिसेंटली आई थिंक फिर से अलाउ करके चालू हो गया है। तो यानी कि अंग्रेजों के समय में एक सबसे जो वेस्टर्नाइज सेक्शन था इंडियन सोसाइटी का, वो कौन था? सबसे वेस्टर्नाइज और एडवांस सेक्शन कौन था? पारसी जी होंगे सर। तो ये टाटा, रतन टाटा की जो फैमिली है, जो टाटा साहब हैं, टाटा साहब पारसी हैं। मोस्ट फेमस कम्युनिटी सर वैसे है। वर्ल्ड में मेजोरिटी में कहाँ पाए जाते हैं सर पारसी? कहीं नहीं पाए जाते हिंदुस्तान के अलावा। ये हिंदुस्तान में भी थोड़े से हैं बस। क्योंकि एक तो ये लेट मैरिज करते हैं, और दूसरा इनमें कहा जाता है कि अगर आपने अपनी कम्युनिटी के बाहर मैरिज कर दी तो पारसी धर्म खत्म। लड़की ने अगर कर दी तो वो भी नॉन पारसी बन जाएगी, लड़के ने कर दी वो भी नॉन पारसी बन जाएगी। बहुत रिजिड रहे हैं ये इस मामले में। तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। ऐसे जैसे अभी हमने क्या कवर किया? बंगाल कवर किया, महाराष्ट्र कवर किया, नॉर्थ इंडिया कवर किया, वेस्टर्न इंडिया कवर किया, और हमने सिख और ये मुस्लिम मूवमेंट भी हमने कवर कर ली, और हमने जो है पारसीज भी कवर कर ली। अब रह जाता है आपका नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स, यानी कि कास्ट बेस्ड मूवमेंट भी थी। उनको हम नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स कहते हैं, जिनके लीडर ब्राह्मण्स नहीं है, जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हैं। और वो कहाँ है? वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में, ठीक है। अब 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट जो अब तक किसने चलाई? अपर कास्ट ने चलाई। उन्होंने अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया कि घटाया? बताइए। घटाया सर। घटाया। लेकिन फिर भी वो असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे रेलवेज आया इंडिया में, तो रेलवेज आएगा, कोई भी टिकट खरीदेगा कहीं भी बैठ जाएगा। इससे नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ा, अनटचेबिलिटी इससे कम हुई, रेलवे नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन से फर्क पड़ा, प्रेस से फर्क पड़ा, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक आइडियाज बढ़ने लगे। इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक आइडियाज बढ़ने लग गए, ठीक है जी। और इन्हीं सभी फैक्टर्स के कारण आप कह सकते हैं कि जो नॉन ब्राह्मण क्लास थे, जो कि बाकी थे, उनको भी एक रास्ता मिला। जैसे ज्योतिबा फुले साहब, उन्होंने सत्यशोधक समाज चालू किया। सत्यशोधक, सत्यशोधक, सत्य की खोज, सत्य की खोज। ओके। तो ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले उनको बोलते हैं, वो समय के साथ क्या बन गए? सोशल रिवोल्यूशनरी, सामाजिक क्रांतिकारी। यानी कि वो कहने लगे
कि ब्राह्मणिकल जो समाज है वो गलत है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो जो है अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, वो रिचुअल पॉल्यूशन। रिचुअल पॉल्यूशन क्या होता है? रिचुअल पॉल्यूशन बताओ, इस शब्द का मतलब बताओ, रिचुअल पॉल्यूशन शब्द का बोले। हाँ बोलो 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 ना यार। तो जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं इनके कारण जो समाज में बुराइयां आती थी। बिल्कुल, रिचुअल पॉल्यूशन यानी कि जो भी ये छुआछात जो भी आप करते हो ये सारा रिचुअल पॉल्यूशन में आ जाएगा। ऐसे ट्रेडिशन, दोज ट्रेडिशनल वैल्यूज, दोज कस्टम्स एंड सिस्टम्स which promote discrimination in society or society is discriminated on the basis of rituals is ritual pollution. सुपरस्टिशंस है भाई, आपने उसको छू दिया, आप अछूत हो गए, आपका खाना खराब हो गया, आपके गिलास में कोई पानी पी लेगा तो आपको पीने नहीं देंगे, मतलब वो समाज खराब हो गया। ये अभी भी चलता है। तो फुले ने आर्ग्यू किया कि वेदास जो है वो और आर्यंस जो है उन्होंने अनइक्वल कास्ट सिस्टम जो है वो प्रमोट किया। सच्चाई ये है कि वेदास जो है वो इक्वालिटी प्रमोट नहीं करते, और इसीलिए एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। एजुकेशन ही गरीब और वंचित समाज को आगे बढ़ा सकता है, और ब्राह्मण्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द मासेस, and that is why Jyotiba Phule wanted to promote Western education, wanted to promote modern ideas, wanted to promote rationality, was against upper classes and their domination. He was against any kind of discrimination in society. तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। नो सर, हाँ, नहीं करेंगे No. सर। नहीं करेंगे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। कैसे, क्यों करेंगे कोमल जी बताओ? ये हाँ है ना से भी तो आगे बढ़ सकते हो ना, कारण भी बताओगे तुम फिर कि क्यों करेंगे? बताइए। बताइए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में लोअर क्लासेस और डाउन ट्रोडन की कोई बात ही नहीं कर रही है। वो शुरू में अनटचेबिलिटी को तो बात ही नहीं कर रही है। उसके कारण थे, इसीलिए वो उसको प्रमोट करने की बात नहीं करेंगे। तो पहला स्कूल अनटचेबल्स के लिए किसने खोला? ज्योतिबा फुले ने खोला। पहला स्कूल अनटचेबल्स के लिए किसने खोला? ज्योतिबा फुले ने खोला। सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया? ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। इक्वल राइट लोगों के लिए किसने शुरू किए? ज्योतिबा फुले ने शुरू किए। ठीक है जी, मेरी बात समझे? किसानों की बात किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। मराठी जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था दीन बंधु। एक और किताब लिखी उसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब में उन्होंने बताया कि कैसे स्लेवरी को शुरू से प्रमोट किया गया है। उन्होंने एक और भी किताब लिखी, इशारा एक पैम्पलेट की तरह है, जिसमें उन्होंने पीजेंट्स को जगाने की बात की कि जागो, अपने हकों के लिए जागो, अपने रोल के लिए जागो। एक और भी मराठी में उन्होंने लिखा, शेतकऱ्यांचा असुदा, जिसके द्वारा उन्होंने बताया क्या क्या कष्ट एक पेजेंट समाज को झेलने पड़ते हैं। यानी कि अब आप मुझे एक ऐसे लीडर का नाम बताइए जिसने पहली बार पेजेंट्स को अपनी एक क्लास होने का एहसास कराया। कौन था वो? आप तक जितने सोशल रिफॉर्मर पढ़े हैं, भीमराव अम्बेडकर। अब सुन लिया कर मैं पूरी बात। मैंने कहा अभी तक जितने सोशल रिफॉर्मर हमने पढ़े हैं, अम्बेडकर पढ़ लिया है?
हमने अंबेडकर पढ़ लिया, पर सर वही थे। उनके अलावा। ज्योतिबा फुले सर। शाबाश सचिन, ज्योतिबा फुले की कहानी चल रही है, हम उसी की इसलिए पूछ रहा हूँ। ज्योतिबा फुले तो सर पढ़ ही रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने बोला पहला कौन वही था, तो पूछ। पहला कौन था, मैंने यही पूछा है। ज्योति, अच्छा सचिन, सचिन बोल रहा हूँ, राजीव हाँ जी ये सर। बता, पहले ज्योतिबा फुले आया कि पहले अंबेडकर आया? नहीं सर, ज्योतिबा फुले पहले आई है, लेकिन उन्होंने, अंबेडकर ने सबसे ज्यादा काम किया था सर, वर्क किया था इस चीज के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अंबेडकर जी के गुरु कौन थे? ज्योतिबा फुले। बिल्कुल, उनके कई गुरु थे और एक गुरु कौन थे उनके? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। हाँ, लॉजिक समझो और करेक्टर समझो हर चीज के, तब जाके कुछ होगा। कितना याद कर सकते हो बे तुम? मैंने माना तुम रटने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं और मानता भी हूं, और मुझे पता भी है कि तुम सिर्फ रट सकते हो। लेकिन जैसे ज्योतिबा फुले को भरोसा था कि किसान कभी तो जागेंगे, मुझे भी इसलिए भरोसा है तुम कभी तो, आगे बोलो, रटना छोड़ो। जागेंगे। बिल्कुल, शाबाश। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। व्हेन यू वांट टू सी इन डिटेल्स, आप इसको एक बार गूगल कर लेना विकिपीडिया पे, और अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो भी जाके एक देख लेना, ताकि थोड़ा सा क्रिस्प, मैं क्योंकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तरीके से उसको बताया था, आप देख लेना एक बार, कुछ पॉइंट्स नोट करने हो कर भी सकते हो। लेकिन हमें सिर्फ आइडिया निकालने हैं, क्योंकि ऐसा लीडर हर साल आ जाता है यूपीएससी के एग्जाम में जो पहले बुक में दिया ही नहीं होता। 2-3 साल से तो यही हो रहा है। तो इसलिए हमारा ब्रॉड माइंड होना चाहिए, क्या हो सकता है वो तो बहुत आगे की बात है। मैं तो ये भी चाहता हूं कि तुम एक बार, जब तुम्हारा लेवल हो तो तुम्हें क्वेश्चन से ही बताया जाए कि आंसर डिराइव कैसे होता है। लेकिन वो तो जब होगा ना जब तुम्हें सारी चीज आती हो पहले। अब तुम में से कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, बताओ जरा मुझे। और रोहित, हाँ जी सर। दे दिया तूने मैडम को? यस सर, कब दिया? कल शाम को। तो उसने, उन्होंने अपलोड कर दिया है? यस सर। अपलोड हो गया क्या? यस सर। अब चेक कर रहा है ना रोहित? यस सर, आवाज कट गई सर आपकी पूरी। मैं कह रहा हूँ कि मैडम ने अपलोड कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर, कल ही कर दिया था, चेक कर लिया था सर मैंने मॉर्निंग में। तो आपने क्या किया उसके बाद, अपलोड करने के बाद? सर एक तो मैंने 10वीं वाले के एक जो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लिखे थे वो भेज दिए थे मैम को, और 10वीं क्लास के जो आपने क्वेश्चन बताए थे सारे वो भेज दिए थे मैम को। वेरी गुड, वेरी गुड। आज 10वीं के क्वेश्चन लिखूंगा घर जाके सर, वो भेजूंगा मैं। तो नए वाली एनसीईआरटी भेज रहे हो ना आप तो? यस सर, नई वाली एनसीईआरटी थी सर मेरे पास। तो मैप वेब भी दे रहा है ना, मैप हो गया या पीछे के क्वेश्चन हो गए, वो सब सर डालो। जो जो सर मैप दिखाई दिया मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया सर। अच्छे से, थैंक यू वेरी मच। यस। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स हैं भाई ये, इसीलिए आपको इनके कैरेक्टर में और मेन स्ट्रीम मूवमेंट के कैरेक्टर में फर्क पता होना चाहिए। जैसे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसका कॉन्टेक्स्ट है संगम एज, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर वही है जैसे आपके लिए रामायण और महाभारत। संगम लिटरेचर साउथ इंडियन सोसाइटी की जान है। संगम एज साउदर्न सोसाइटी का कल्चरल महाकुंभ है, कल्चरल महाकुंभ है उनका वो। यानी कि दक्षिण के समाज को समझने का एक बहुत बड़ा मिरर क्या है? संगम लिटरेचर। यानी कि अगर अपनी रूट ढूंढने चलते हैं साउथ इंडियंस, तो कहां ढूंढते हैं वो? संगम लिटरेचर में। तो इसीलिए द्रविडियंस क्या, 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप को हमने क्या कहा? आर्यंस, और एक ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? द्रविडियंस। एक ग्रुप को हम कह रहे हैं आर्यंस, एक को हम कह रहे हैं द्रविडियंस। ठीक है जी। अब द्रविडियंस क्या है? द्रविडियन सिविलाइजेशन एक अलग है और आर्यन सिविलाइजेशन एक अलग है। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? हाँ,
तो द्रविडियन सिविलाइजेशन ये कहती है हमारे वैल्यूज, हमारे आइडियाज डिस्टिंक्ट होने चाहिए, हमारे वैल्यूज, हमारी इंस्पिरेशन संगम लिटरेचर है, हमारी आइडियाज एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, इसीलिए जो ब्राह्मणिकल थॉट्स हैं, ब्राह्मणिकल आइडियाज है, वो हम पर डोमिनेट करके, और उन्होंने जो है हमें एक तरीके से कास्ट सिस्टम साउथ इंडिया में लेके आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। तो जो कास्ट सिस्टम के जो इविल्स हैं वो द्रविडियन सोसाइटी में फैल गए। इसीलिए ब्राह्मणिकल थॉट और ब्राह्मणिकल सिस्टम से, ब्राह्मणिकल यानी अपर जो नॉर्थ इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है, जो कल्चर है, उससे हमारा नुकसान हुआ है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1916 के आसपास एक आई आपकी जस्टिस पार्टी। क्या आई? जस्टिस पार्टी नाम है। तो कैसा जस्टिस चाहिए इसको? पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। जस्टिस पार्टी। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं जी? हेलो? नो सर। तो कैसा आएगा? कैसा जस्टिस चाहिए? पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। तो इसीलिए इस पार्टी की एक बॉडी बनी और उस बॉडी का नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है जी। यानी कि क्या नाम है इसका? SILF, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसके लीडर्स कौन है? TM नायर, P त्यागराजा चेट्टी, और C नटेसा मुदलियार। C नटेसा मुदलियार। ठीक है जी। ये हैं इसके लीडर्स। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। P त्यागराजा चिट्टी, TM नायर, C नटेसा मुदलियार, ये हैं इसके मेन लीडर्स। किसको रिप्रेजेंट करेंगे ये? नॉन ब्राह्मण्स को। तो नॉन ब्राह्मण में मुस्लिम आएंगे? अरे नॉन ब्राह्मण में मुस्लिम आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ? अरे नॉन ब्राह्मण्स में मुस्लिम आएंगे कि नहीं आएंगे? यार बोलते ही नहीं हो तुम। आएंगे सर। आएंगे सर। तो इतनी देर से क्यों बोल रहे हो? वो क्रिश्चियंस आएंगे? आएंगे सर। छोड़ के सब आएंगे सर। अनटचेबल्स आएंगे? आएंगे सर। आएंगे। तो इन सब के लिए इन्होंने क्या मांगी? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इन्होंने मांगी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोविंशियल काउंसिल्स में। जिसके बेसिस के ऊपर ये मांगने लगे कंसेशंस। स्कूल में कंसेशन, कॉलेज में कंसेशन, अपॉइंटमेंट में कंसेशन, ये सब होना चाहिए। ओके। पार्टी जो है धीरे धीरे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रही थी, फिर धीरे धीरे किसकी बात करने लगी? वो सोशल रिफॉर्म की बात करने लगी। किसकी बात करने लग गई धीरे धीरे? सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म की बात करने लगी। इसलिए लीडर जैसे EV रामास्वामी नायकर, EV रामास्वामी नायकर बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। EV रामास्वामी नायकर। इनका दूसरा नाम क्या है? पेरियार। पेरियार, पॉपुलरली नोन एज पेरियार। EV रामास्वामी नायकर। पेरियार का मतलब क्या होता है? ग्रेट सोल। इनको ग्रेट सोल कहते हैं और साथ में कहते हैं इनको थनटई। थनटई। पहले ये कांग्रेस में थे। ही वॉज ए हीरो ऑफ वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम सत्याग्रह 1924। कहां पर? कोट्टयम। कोट्टयम
ठीक है जी, कोट्टयम केरला। और उसके बाद जो है शिव जी का टेम्पल था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट में। बाद में इन्होंने जो है हिंदुइज्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को इन्होंने अपनाने की बात छोड़ दी। कास्ट इंटरेस्ट को, हाँ फंटाई क्यों कहते हैं सर? फंटाई क्या कहते हैं? थांटाई। थांटाई का मतलब होता है फादर, थांटाई का मतलब होता है फादर, उनको पिताजी मानते हैं, फादर बोलते हैं। आज जो आपकी डीएमके है, अन्ना डीएमके है, एआईएडीएमके, ये सबके रूट जो है यहीं जाते हैं, द्रविडियन में। तो रामास्वामी नायकर ने वर्ण आश्रम धर्म को मानने से इनकार कर दिया। अब मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ। रामास्वामी जी अटैक कास्ट सिस्टम, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है सर। He believed in the dignity of human beings. Yes, sir. True. Yes, sir. He rejected all the scriptures except Vedas. No, sir. False, sir. False. He imposed Hindu culture on Dravidians. False, sir. He did not believe in Vedas but promoted idol worship. No, sir. False, sir. बाद में तो हिंदुइज्म भी छोड़ दिया। He believed in only one God, Lord Murugan. Yes. ये नहीं पता सर। He believed in one God only, that is Lord Murugan. मुरुगन तो नाम सुनते हैं सर वैसे वहां पे, तो ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, ये सही कहा। ओके, क्योंकि हम सब मुरुगन गधे के हैं, मंदिर भी हमारा मंदिर भी कुछ हो ऐसा ना है कुछ। सकता। हम सब क्या हैं? गधे। तुम बुद्धि जेब से बाहर मत निकालना कभी। जेब में थोड़ी रखेंगे बुद्धि को, वो तो है ही नहीं, तो कहाँ से रखेंगे? हाँ, ये मेरी बात सही गई तूने यार। ये तूने बात सही वाली गई। अब जब कह दिया कि वो ब्राह्मणिकल आइडियाज को मानते ही नहीं और हिंदू धर्म को, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो गॉड है, इसको मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, आइडल वर्शिप को नहीं मानता, तो मुरुगन कहाँ से आ गया? तो मुरुगन सर हिंदू धर्म में कई नाम सुनते हैं, मेरे साउथ उससे में क्या हो सुनते हैं गया? मुरुगन। हो सकता है कि बाद में जाके वहां अपना लिया हो मुरुगन। अब पता जबरदस्ती भी तो हो नहीं है सकता है। बैकग्राउंड। नहीं, जब रामास्वामी नायकर की बात हो रही है और उसके कुछ सिस्टम से हम चल रहे हैं, तो मैंने जब एक नाम दिया जानबूझ के, तो तुम फंस गए उसमें। और कोमल तो बुद्धि बस लगा के राजी नहीं, नाम है कोमल और है वैसे वो ढोमल। सर मैंने तो इसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं था। तुमने बोला नहीं अभी मुरुगन? यस। नहीं सर, वो इसने राजीव ने बोला था सर। अभी देख तू, मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा दोबारा। तो भाई जब हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय, मतलब हिंदू धर्म को डिस्कार्ड कर दिया है ना, तो सारे एलिमेंट डिस्कार्डेड, फंसना नहीं है। मुरुगन सुनते हैं हिंदू धर्म में सर? कहीं कोई हाँ? नाम सुना हो? मुरुगन नाम कुछ सुनते भी हैं हो, हिंदू धर्म में? कुछ मुरुगन है, लॉर्ड मुरुगन है ना, क्यों नहीं है लॉर्ड मुरुगन? मैं कब मना कर सर रहा हूँ। कहाँ से लेकिन रूट्स है, मतलब कहीं है कुछ कि भाई किसका अवतार है, क्या है क्या हाँ नहीं है? बिल्कुल है, विष्णु, भगवान विष्णु सब कुछ है, वो अलग बात है, वो अलग से बात हो सकती है। लेकिन मेरा पॉइंट समझो कि जब रामास्वामी नायकर यानी पेरियार साहब की जब बात हो रही है, तो पेरियार साहब किन चीजों के लिए खड़े हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, ये समझने की जरूरत है। सारा काम यस खत्म। सर, ओके सर। नहीं जब मैं मानेंगे सर, वो संगम मुरुगन को भी लिटरेचर, नहीं मानेंगे। नहीं मान भाई, मैं कब कह रहा हूँ मुरुगन को अरे नहीं नहीं मानेंगे, वो तो हद मानेंगे, कर दिया। वो नहीं मानेंगे सर, उनकी आइडियोलॉजी नहीं है मुरुगन को मानने की। हाँ वो मैं, हिंदुइज्म को नहीं मान रहे तो मुरुगन को क्यों मानेंगे? बिल्कुल, ये आप समझ आई ना बात। इसीलिए वो कौन सी मैरिज प्रमोट करेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। देखो सब अपनी मैरिज कर रहे हैं, कोई आनंद का राज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट सर वो आपको तो एक बार सोशल 15 रिफॉर्म्स मिनट, पे थी ना। आनंद वाली तो आप बता रहे हो सोशल रिफॉर्म्स पे थी। उसकी आइडियोलॉजी अलग थी कि भाई ज्यादा पैसे खर्च ना हो, समाज में इक्विटी आए। देखो पेरियार क्या थे पता है तुम्हें? आइकनोक्लास्ट। एक मिनट वो क्या रहता है सर? बता रहा हूं भाई। आइकनोक्लास्ट,
आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति तोड़क। चप्पल लेके जाते थे और चप्पल से मूर्तियों को पीटते थे और उनको तोड़ देते थे। सर एक क्वेश्चन था सर। जैसे मुसलमान करते थे एक समय में, जब हमारे यहाँ बारबेरियन अटैक होते थे तो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। जैसे आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स अगर कभी जाओगे, कुतुब मीनार अगर देखते हो, तो कुतुब मीनार के वहां जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसमें जैन मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, जिनमें अभी भी भगवान कृष्णा, भगवान गणेश, इन सब की मूर्तियां अभी भी खंभों पे कहीं ना कहीं दिख जाती हैं, उनके तोड़ने के बावजूद भी। तो ये पेरियार साहब भी आइकनोक्लास्ट थे। सर तो क्वेश्चन था सर एक। सर ताजमहल भी पहले मंदिर ही था। हेलो। नहीं, ताजमहल का मुझे नहीं पता, पहले मंदिर थे। सचिन, ओ राजीव, हाँ सचिन जी बोलो। सर ये मूवमेंट चल रही है, आइकनोक्लास्ट भी इंट्रोड्यूस हो गए आके हिस्ट्री में, और अलग अलग सब इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे जो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, जो ब्राह्मण धर्म को मान रहे थे, वो क्या कर रहे हैं सर? वो करने कुछ दे रहे नहीं, हैं इनको फ्रीली, कुछ भी करो, वो नहीं, इनको नहीं रोकेंगे। बहुत उनकी सारे वजह तो से कुछ बहुत सारे ब्राह्मण भी ऐसे होंगे जो सही बातों को आगे बढ़ाएंगे, और वो बहुत सारी मूवमेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण है या जो ब्राह्मणिज्म है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है जो गलत जो रॉन्ग जो प्रैक्टिसेस थी ना, गलत वो हैं। अरे ब्राह्मण पढ़ के अगर ऊपर ऑफिसर बन गया तो उसमें ब्राह्मण की गलती क्या है? बाकी तो पढ़े भी नहीं रहे ना, फिर प्रॉब्लम ये है। आप सिर्फ तो सर ठीक है, मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनकी धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंचा रहे, क्योंकि ठीक है चलो इक्वलिटी की बात हो रही, लेकिन अगर वो मंदिर में जाके मूर्तियों को तोड़ेंगे या वहां चप्पल लेके जाएंगे तो उनको बिल्कुल हुआ है कोई ऐसा। ब्राह्मण सपोर्ट नहीं करेगा, उसके खिलाफ तो नहीं, मूवमेंट होनी चाहिए सर। आई एग्री विद यू, लेकिन जो है ये आप लगा लीजिए कि समाज की और समय समय की बात है। भावनात्मक तौर पे ना देखते हुए शायद इसको रेशनली देखा गया और उसको उतना ड्यू पॉलिटिकल स्पेस दिया गया। इसको ह्यूमिलेशन की तरह नहीं देखा गया। इंटरकास्ट मैरिजेज हैं वो भी प्रमोट हुई। उसके बाद जो है इक्वल पार्टनर माने गए। अब पेरियार साहब कहते थे कि फैमिली प्लानिंग में नारी का भी उतना ही रोल होना चाहिए, और वो बताएगी कि भाई फैमिली में बच्चा मुझे अभी चाहिए कि फैमिली में मेरी आगे बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। अब ये तो आज भी ना हो रहा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी वही और पूछ बिहार रहा में। हूँ सर, वही था कि क्या सोसाइटी इतनी ओपन थी तब कि उन्होंने इन चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर ये है, हमेशा ध्यान रखना, सोसाइटी कितनी भी बैकवर्ड हो लेकिन उसका एक एलिमेंट बहुत फॉरवर्ड होता है। और वो कौन सा गांव सर? भी कितना पिछड़ा होगा पर उस गांव में एक फैमिली जरूर प्रोग्रेसिव होगी, बहुत ज्यादा। पूरे गांव वाले खेती कर रहे होंगे लेकिन पूरे गांव में ढूंढ लोगे तो एक तो आदमी पक्का ऐसा मिल जाएगा जिसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होगा। उस गांव में नहीं किया होगा तो उसके साथ वाले ने किया होगा। तो पॉइंट ये, सोसाइटी इज ए डायनामिक एंटिटी। जैसे वो कहते थे उस टाइम में भी पेरियार साहब कि बर्थ कंट्रोल का जो कंपोनेंट है, बर्थ कंट्रोल का जो अधिकार है, वो नारी के पास भी होना चाहिए। वो तो आज भी ना है। डिवोर्स अगर नारी के पास भी होना चाहिए, डिवोर्स चाहती है, वो आज भी नहीं है। तो यानी कि वो किस पे अटैक कर रहे हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी पे अटैक कर कानूनी रहे रूप से तो दे ही रखा है सर, बाय लॉ वो ले सकती है। हैं। क्या कानूनी कह रहे रूप हैं? से तो दे, कागजों में तो दे ही रखा है सर, बाय लॉ वो जा कानून, सकती है। अरे यार लॉ कौन में तो जाता है? कौन पुलिस स्टेशन जाना चाहता है? कौन? तू गया पुलिस स्टेशन रोज? डेली तो नहीं जाऊंगा सर, कभी कभी चले जाते हैं। तो भाई आप चले गए होंगे, लेकिन आधे लोग तो ऐसे हैं जिनको आप बोलोगे पुलिस स्टेशन चल, वो कहेंगे भाई 500 रुपए ले ले, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। यस सर। आधे झगड़े ही ऐसे हैं कि जिनको आप कहोगे मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, तो सामने वाला कहेगा भाई मैं शरीफ हूं, तू चोर है, तू मेरे सारी प्रॉपर्टी ले ले पर मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने। बस इसी का फायदा हो जाएगा और सामने वाला दब जाएगा, गलत चीज आगे बढ़ जाती है, सही चीज दब जाती है। इसलिए क्रिमिनल बोलता है 10 केस, तुम मुझ पर 50 केस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी के जो पंजाब में जो विधायक हैं उसमें से 50% से ज्यादा पे क्रिमिनल केसेस हैं, वही बने। आप देख लो आज ही के न्यूज़पेपर में जो नए विधायक बन के आए हैं 50% से ज्यादा के खिलाफ क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी दर्ज हैं। इंटिमिडेशन, हाउस, घर में घुसना, तोड़फोड़, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक, गैम्बलिंग। वो तो सभी पार्टी में मिलते हैं सर। रोड शो में जिसमें वो
उसको खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया है। हाँ देख लो अब आप। तो भाई सचिन जी, मतलब Yes, sir. हमें ये हेल्दी डिबेट है, अच्छी बात है आपको इतना कुछ सोचने की। तो ये एग्जामिनेशन को ना स्मार्ट थिंकिंग चाहिए, एग्जामिनेशन को किताबी थिंकिंग नहीं चाहिए। आंसर में सब तरह का विचार निकल के आए और सही विचार की तरफ वो बढ़ जाए। सर इसलिए तो पूछते रहते हैं आपसे कि डाउट्स क्लियर होते रहे हम। अरे मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई, तू पूछ, मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ, मैंने कब मना किया। मुझे तो सक्सेस चाहिए, तुम देने वाले बनो। बता नहीं सक्सेस का तो सर कोशिश अरे कर फिर सकते तो रोने हैं। लग जाता है यार, हैं? क्या सर? तू रोने क्यों लग जाता है यार थोड़ी देर में? आए पता नहीं क्या होगा, आए जो होगा देखा जाएगा। सही ऐसा सोच सर। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा मत कर। अभी तेरे पास पूरा स्कोप है, तेरा ऑप्शनल भी पूरा करा देंगे, टेंशन मत ले। जो भी तू ऑप्शन लेगा और बोल। थैंक यू सर। मजाक नहीं कर रहा मैं। थैंक यू सर। हिस्ट्री है सर, हिस्ट्री। हैं? क्या खुशबू? सर सचिन का हिस्ट्री है ऑप्शनल। अरे सचिन का हिस्ट्री कहाँ से? सचिन ने बोला, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। सचिन, यस सर। तूने हिस्ट्री ऑप्शन ले रखा है? हाँ? यस सर। तो तूने झूठ बोला मुझसे मतलब? सर तब तक डिसाइड नहीं किया ना, आपसे पढ़ने के बाद थोड़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तब डिसाइड हुआ हिस्ट्री। तो तेरे को सारा हिस्ट्री ऑप्शन करा देते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है तू? थैंक यू सर। हैं? तो तूने हमें तो नहीं बताया। सर तो टीचर की तारीफ टीचर के सामने नहीं करनी चाहिए ना, पीछे से स्टूडेंट्स में करनी चाहिए इसलिए। तो फिर तो स्टूडेंट ही तेरा बेड़ा पार करा देंगे, तू सोच रहा है? नो सर। बेड़ा पार नहीं होगा बेटा किसी का भी, ऐसे ध्यान रख लो। तो पॉइंट ये है कि रामास्वामी नायकर साहब ने एक पेपर भी निकाला, कूडी अरासू, कूडी अरासू, ठीक है? कूडी अरासू एक निकाला अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए। कूडी अरासू जैसे, अब मुझे बताओ, जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने जो निकाला था उसका नाम क्या है? कौन बताएगा बिना देखे? हाँ बोलो। सर सैयद अहमद खान ने जो निकाला था उसका नाम बता दो। हेलो? हेलो? उसका नाम था गाज। हाँ, गाज। तहजीब, तहजीब उल अखलाक। कल ही तो हमने लिखा था, भूल गए? तो वो भी कोड ऑफ कंडक्ट का था, सोशल अफेयर्स के लिए था, ये भी सोशल अफेयर्स के लिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार जो है बाद में जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट को दोनों को मर्ज कर देंगे और 1944 में क्या बन जाएगा? 1944 में बन जाएगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ा खड़गम, द्रविड़ा खड़गम, खड़गम KZHAGAM, द्रविड़ा खड़गम बन जाएगा। ठीक है जी। सर एक बार ये कुदी आरसू बताना। कूडी अरासू, कूडी अरासू पेपर है, जैसे पेपर लगा लो, मैगजीन लगा लो, जिसमें विचार आएंगे। जैसे सरिता होती है, सरिता होती है, मनोहर कहानियां होती है, और क्या होती है लेडीज वाली एक और, वो ग्रह शोभा है, आते हैं आजकल ये। ओके सर। क्या कह रहा है? हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ता सर। कोई भी नहीं पढ़ता इन सब में से? कोई मैगजीन का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर। एक वुमेन मैगजीन का नाम बताओ आप। यही है सर, ग्रह शोभा। हाँ यार ये कह रही है कोई नहीं पढ़ता यार। एक सहेली भी है सर, वो भी आती है। हाँ सही, सहेली बिल्कुल हाँ। सहेली, बिल्कुल। ये सब समाज के पथ प्रदर्शक हैं, इनके एग्जाम्पल कोट करने चाहिए आंसर्स में। तो ये जी हो गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऐसे जैसे साउथ इंडिया में करना, मतलब तमिलनाडु में हो रही है, ऐसी कर्नाटका में, आंध्रा में भी होगी। और आंध्रा में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होगी वो जो है आपकी बेसिकली वो भी कल्चरल रिफॉर्म होगा, आंध्रा वाला भी।
और उसमें भी नॉन ब्राह्मण ग्रुप होंगे। जैसे, अब नॉन ब्राह्मण ग्रुप जैसे क्या, जैसे हो गए रेड्डी, कम्माज, सब ग्रुप्स हैं ये, कम्युनिटी ग्रुप। जैसे यहाँ पे होते हैं जाट, ब्राह्मण, वैसे हैं ये रेड्डीज, कम्माज, बल्लीजाज और वेल्लामाज। ठीक है, तो ये सब अपने आप में पहले क्या थे, ये पहले अपने आप में डोमिनेंट पेजेंट ग्रुप्स थे। रिलेटिवली वेल ऑफ भी थे, इकोनॉमिकली वेल ऑफ भी थे, लेकिन सोशल स्टेटस के हिसाब से इनको लो स्टेटस मिला हुआ था। तो इन्होंने मेहनत करके नॉन ब्राह्मण सेक्शन बना लिया अपना, और ये सोसाइटी में आगे बढ़ गए। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में चली, ऐसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हम कह रहे हैं इसमें चली। ठीक है ना जी? तो बिल्कुल सही बात। तो ये लोग किसके लिए फाइट करेंगे? कास्ट सिस्टम में रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, फीमेल्स को इक्वल राइट मिलने चाहिए। जैसे एक लीडर का नाम बताता हूं मैं आपको, तिरुपुरानेनी रामास्वामी चौधरी। तिरुपुरानेनी रामास्वामी चौधरी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि कैसे होगा चेंज, लेकिन तो तिरुपुरानेनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, स्लेवरी ऑफ शास्त्रास मस्ट बी फिनिश्ड। उन्होंने इसीलिए लिटरेचर के थ्रू भी काम किया। जैसे उन्होंने लिखा कुरुक्षेत्र संग्रामम, तो उसमें वो जो है कौरवों को सही बताएंगे। ओके, ऐसे ही उन्होंने किया विवाह विधि, कि कैसे लोअर कास्ट को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए ट्रेडिशनल मैरिजेस के तरीके उससे। अगर यही हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, यही हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स को, या नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जिसको हम कह रहे हैं, इसी को अगर हम केरला में ले जाएंगे, इसी को अगर हम केरला में ले जाएंगे, तो वहां कौन आ जाएगा? वहां आ जाएंगे वोकालिगाज, और लिंगायत्स। लिंगायत लिंगायत तो सर आप कल कह रहे थे कर्नाटका रीजन में पड़ते हैं सभी। हाँ, तो मैं कर्नाटका ही बोल रहा हूँ, वोकालिगाज और लिंगायत इन कर्नाटका। केरल का कह रहे थे आप, केरल में ले जाएंगे। केरल बोला? ओके, आई चेंज माय वर्ड। केरल में तो अभी हम जाएंगे, ये कर्नाटका में जा रहे हैं। ओके सर। वोकालिगाज। ठीक है जी। अब ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैसूर में सबसे पहले, कर्नाटका का जो मैसूर रीजन है, वहां सबसे पहले 1918 के आसपास नॉन ब्राह्मण डेलीगेशन जाएगा। वो सरकार से रिक्वेस्ट करेगा, महाराजा ऑफ मैसूर से रिक्वेस्ट करेगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये खत्म करिए। तो महाराजा ऑफ मैसूर क्या करेंगे, एक कमेटी बना देंगे। इसका कमेटी का नाम था मिलर कमेटी। और मिलर कमेटी पहली बार एक ऑर्डर पास करेगी सरकार की तरफ से, जिसमें इक्विटेबल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इक्विटेबल। किसने बनाई है मिलर कमेटी? मैसूर, महाराजा ऑफ मैसूर ने ऑर्डर दिया बनाइए, तो बना दी। मैसूर प्रिंसली स्टेट है। ओके।
तो मिलर कमेटी बनाई गई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज में। तो अब ये लगा लो, यहीं से आइडिया शुरू हुए आपके, ओबीसी रिजर्वेशन, मिड डे मील स्कीम, ये सारे आइडियाज यहीं से निकल के हिंदुस्तान में चारों तरफ जाएंगे। ठीक है जी। 1930s 1940s तक क्या बन जाएगा ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जाके क्या बन गई 1940s में, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। नाइनटीन फोर्टीज में जाके क्या बन गई है, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। अगर हम केरला की बात करें तो वहां पे एक इजावा लीडर थे केरला में, यानी कि अनटचेबल कास्ट है ये, और उन लीडर का नाम था श्री नारायण गुरु। जिन्होंने क्या बनाया, श्री नारायण धर्म परिपालनम, श्री नारायण धर्म परिपालनम या श्री नारायण धर्म परिपालनम या परिपालना भी कह सकते हो, परिपालना योगम, SNDP योगम। क्या बन गया ये, SNDP योगम। दो काम करने हैं इसको, एक टेम्पल एंट्री और दूसरा अनटचेबिलिटी को खत्म करो। ठीक है जी। तो श्री नारायण गुरु भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे कि लोअर कास्ट के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, और वो बोलेंगे कि ये 4 वर्णा सिस्टम जो है यही नुकसानदेह है, और 4 वर्णा सिस्टम को खत्म करने के लिए वो स्लोगन देंगे, 1 रिलीजन 1 कास्ट 1 गॉड, 1 रिलीजन 1 कास्ट 1 गॉड। वो भी नेचुरली बाकी सब करते आए हैं, वो भी करेंगे, बर्थ का, मैरिज का, सोशल आइडियाज का, सारे रिचुअल जो है सिंपल होने चाहिए। दैट इज व्हाट ही इज गोना डू। अब आते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पे, दलित मूवमेंट के चैंपियन, प्यार से हम उन्हें कहते हैं बाबा साहेब। और उनका जन्म हुआ था मऊ में। बाबा साहेब जो है एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने जो है ग्रेजुएट किया एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, और बाद में उन्होंने जो है अपनी पीएचडी की लंदन से। उनकी जो पीएचडी थी उसका टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। साथ में उन्होंने जो है एक बॉडी स्टार्ट की, उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उससे पहले एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, उसका नाम था मूक नायक, यानी नायक तो हूं लेकिन चुप हूं, मूक नायक। उन्होंने एक सत्याग्रह सबसे पहले किया, महार, उसको कहते हैं महार सत्याग्रह, अनटचेबल्स को कम्युनिटी वेल से पानी दिलाने के लिए। 1930 में उन्होंने फाउंड किया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन। नाइनटीन 1936 में उन्होंने फाइंड किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1942 में उन्होंने फाउंड किया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 1956 में वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चालू रखा था जिसका नाम था जनता। बाद में एक था, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत।
प्रबुद्ध भारत आई थिंक स्वामी विवेकानंद से भी जुड़ा हुआ था, प्लीज क्रॉस चेक कीजिएगा। अंबेडकर जी ने एक लिखी, एक उनको बुलाया गया था जात पात तोड़क मंडल, जात पात तोड़क मंडल ने उनको बुलाया, तो जात पात तोड़क मंडल ने उनसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ स्पीच दोगे? अंबेडकर जी ने बोला दे देंगे भाई साहब। अब स्पीच तो दे दीजिए, स्पीच देने की जब बारी आई तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बोला कि भाई अंबेडकर को बुलाएंगे तो हिंदुओं की धज्जियां उड़ाएगा। तो अंबेडकर जी ने वो भाषण नहीं दिया, उसके भाषण को उन्होंने एक पैम्पलेट के फॉर्म में छापा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट का समूल विनाश। अब ये इतनी फेमस हो गई है किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, एक तरीके से क्लासलेस सोसाइटी कैसे होनी चाहिए इसका उन्होंने परिचय दे दिया। ठीक है जी। ऐसे ही उन्होंने एक और लिखी किताब, उसका नाम था द बुद्धा एंड हिज धर्मा। ऐसे ही इन्होंने लिखा हु वर द शूद्रास। तो ये आप कह सकते हो सब। एक और मूवमेंट का नाम बताएं आपको, तो जो श्रीनारायण गुरु से जुड़ी हुई थी मूवमेंट, उसका नाम था अरावीपुरम मूवमेंट। ऐसे ही 1920s और 1930s में केरला में खासकर टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए बहुत कुछ हुआ। तो श्री नारायण गुरु भी आ जाएंगे। इनके अलावा लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, एक है टी.के. माधवन और एक और बड़े फेमस आदमी हैं एन. कुमारनासन। एन. कुमारनासन को क्या कहा गया है? महाकवि, महाकवि एन. कुमारनासन। और साथ में एक और आदमी का नाम भी हमें पता होना चाहिए, डॉक्टर पलपू। डॉक्टर पलपू, डॉक्टर पलपू कौन थे? फर्स्ट इजावा ग्रेजुएट। फर्स्ट इजावा ग्रेजुएट। तो वाईकॉम सत्याग्रह हुआ 1924 में, जैसा मैंने बताया शिवा टेम्पल के ऊपर हुआ था, और हिंदू टेम्पल को खोलने की बात थी अनटचेबल्स के लिए। वाईकॉम सत्याग्रह बहुत फेमस हुआ। एक के.पी. केशवा करके भी एक आदमी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर उन्होंने थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसे ही 1931 में, ये तो 24 में था, 1931 में एक और हुआ गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है। अगर आप केरला की बात करें तो थ्रिसूर में है वो। गुरुवायूर फेस्टिवल भी मनाया जाता है हर साल। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे के. कीलप्पन। तो के. कीलप्पन साहब इतने ज्यादा फेमस हुए कि उनको कहा गया केरला गांधी। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है उसे, लेकिन सर उनके जो वो थे फॉलोअर्स, वो रेड टोपी वगैरह डालते थे। बिल्कुल, खान अब्दुल गफ्फार खान को गांधी नहीं कहा जाता, सिर्फ उनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी सर, हिंदी में कहते हैं उनको सीमा। समझे? ये सारी जब चीजें हुई, ये सारे जब इतने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, तो 1936 में ट्रेवेनकोर गवर्नमेंट ने एक गैजेट निकाला और सारे टेम्पल्स को सबके लिए ओपन कर दिया। 1936 के बाद प्राइवेट टेम्पल भी ओपन हो गए, लोअर कास्ट के लिए गवर्नमेंट टेम्पल भी सब कुछ ओपन हो गया। और तब के बाद से सामाजिक परिवर्तन ज्यादा आने लगा। ये बाकी लोगों के अपने हाथ में है कि वो किस तरह का वो चाहते हैं।
तो अब आप मुझे ट्रू फॉल्स बताते जाइए। इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाज रिवोल्यूशनरी इन नेचर। बोलो यस सर, ट्रू। कैसे ट्रू? रिवोल्यूशनरी थी कि रिफॉर्मेटरी थी? रिफॉर्मेटरी थी सर। तो रिवोल्यूशनरी कहाँ है? सर वो रिवाइवलिस्ट और वर्ल्ड में होगा सर, रिफॉर्मिस्ट थे, रिवाइवलिस्ट नहीं थे। रिवाइवलिस्ट तो मैंने बोला भी नहीं है, रिवाइवल फॉर्म कुछ ऐसे बोला था सर आपने। मैंने रिवोल्यूशनरी बोला है भाई। Our social reform movement was having revivalist tendencies. फॉल्स सर। नहीं सर। Our social reform movement had revivalist tendencies. बोलो False. ट्रू क्या है? फॉल्स। कैसे फॉल्स भाई? हमारे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था उसमें रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज नहीं थी। वो तो रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी थी सर, उसमें रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी कहाँ थी? कहीं पे भी रिवाइवलिस्ट नहीं थी। शुद्धि मूवमेंट हो गई, फिर आप धर्म के आधार पे कर रहे हो, फिर आप वेदों की बात कर रहे हो, तो रिवाइवलिस्ट नहीं है। लेकिन साथ के साथ पैरेलली सर वो फिर समाज मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी तो बढ़ रहा है, वो बढ़ टेंपल रहा है एंट्री ना, हो रही है मैंने उनकी। कहा टेंडेंसी थी कि नहीं थी? सर अब तो बहुत डायरेक्शन में टेंडेंसी जा रही है, हम वेदों की तरफ भी जा रहे हैं, अरे तो लेकिन हम भाई उनसे अच्छी चीजें ले रहे हैं। रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी थी, रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी भी थी, दोनों भी तो हो सकती हैं। अजीब हाँ आदमी है। दोनों थी सर। तो फिर एक क्वेश्चन में दूसरे को क्यों घुसा रहा है तू? हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सोशियो रिलीजियस इविल्स को हटाना चाहती थी। बोलो। ट्रू सर। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सोशल इविल्स, रिलीजियस इविल्स को हटाना चाहती थी। ट्रू की फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू सर। ट्रू। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक रूरल फिनोमिना था। फॉल्स सर। वेरी गुड। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक अर्बन फिनोमिना था। ट्रू सर। ट्रू सर। हाँ ट्रू सर। ट्रू। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जितनी भी हुई वो सारी की सारी ऑल इंडिया थी नेचर में। बोलो, हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑल इंडिया थी नेचर में। नो सर। फॉल्स। जल्दी बोलो, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। ऑल इंडिया से सर आपका तात्पर्य क्या है सर? मैं क्यों बताऊं? पहले तुम आंसर में होता है, कभी तात्पर्य बताओ। ट्रू जाएगा सर, वो तो सारे में रही हैं और सभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया नेचर नहीं था इनका। यस सर। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लोकलाइज थी। यस सर, लोकल सर। ट्रू की फॉल्स? ट्रू हमारी सर। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आइसोलेटेड थी एक दूसरे से। ट्रू सर। हमारी सोशल मूवमेंट जो है वो रिलीजन के ऊपर बिल्कुल एम्फेसिस नहीं दे रही थी। वॉइस ब्रेक हो गई सर। हैं? वॉइस ब्रेक हो गई सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आगे। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, अब भूल गया खुद ही क्या कह रहा था। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रिलीजन पर एम्फेसिस नहीं दे रही थी। फॉल्स सर। फॉल्स। बिल्कुल, हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में बिल्कुल टेंडेंसी नहीं थी टू लुक बैक इन द पास्ट। फॉल्स सर थी। हमारी सोशल मूवमेंट जो है वो, हमारी सोशल मूवमेंट ने ब्रिटिश कॉलोनियल कैरेक्टर को उघाड़ के रख दिया। इट वाज एबल टू प्रमोट द रियल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश। फॉल्स सर। फॉल्स। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भारत के एंशिएंट साइंटिफिक और कल्चरल हेरिटेज को भी लेके चल रही थी।
ट्रू सर। फॉल्स। सर अभी आपने कहा कि वो थे रिवाइवलिस्ट, वो वेदों की बात कर रहे हैं, तभी तो उनके वो हो रहे। तभी तो बे वो ये सब करेंगे, तभी तो साइंटिफिक चीजों की बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी म्यूजिक हेरिटेज की बात करते या आप अपनी साइंस की बात करते तो समाई और बात ही कुछ और होती। ना किसी ने म्यूजिक की बात की, ना किसी ने साइंस की बात की, सबने धर्म की बात की। बात समझ आई? राजा राम मोहन राय तो चेंज कर रहा है, वो तो साइंस की अरे बात तो कर ये रहा है कर सर। रहा है ना वो। मैं यहाँ क्या राजा राम मोहन का नाम ले रहा हूँ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का नाम ले रहा हूँ हैं? फॉल्स सर। ओके। कमाल हो गया भाई। मतलब तेरा ब्याह होने जाएगा और तू लड़की देखने जाएगा, अब उसकी माँ से भी बात करेगा तू, सबसे बात, सबकी गोदी में जाके बैठ जाएगा क्या? यार जिसकी बात हो रही है उसकी बात होगी ना। हमें एकदम ऑब्जेक्टिव सोचना है। सब चीजें पता है, सब चीजें ठीक है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज कहां पर हो रही है। तो हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में साइंटिफिक एलिमेंट है? नो सर। बेवकूफ है यार। डिपेंड करता है सर। हाँ डिपेंड करता है। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इंक्लूसिव एलिमेंट है? इंक्लूसिव एलिमेंट हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इंक्लूसिव एलिमेंट है कि नहीं है? कहीं है सर, कहीं नहीं है। हाँ तभी तो है बोला जाएगा यार। ओके सर। तू जिंदा है तो तेरे से कोई शाम को बोलेगा "ओ सचिन नमस्ते" और भाई तो ये कहेगा भाई अभी मरा नहीं हूं। सर वो पूछेगा कि दिन कैसा गया, मैं तो उसे क्या कहूंगा कि आधा ठीक गया आधा खराब गया। हाँ तो पूछेगा तू क्लास बेवकूफ है। कैसी थी, तो तू आधा बेवकूफ। समझ आया नहीं आया, तो अबे फिर तू, एक। अगर कोई आपसे पूछ रहा है पहली बात तो आज की डेट में जब आप तैयारी कर रहे हो कि तेरा दिन कैसा गया और आप उसका जवाब भी दे रहे हो, तो आपका पेपर तो ना निकलता अगले 2 साल। अगर आपके पास इतना समय है कि कोई आपसे पूछ रहा है कि आजा भाई रोहित बैठ जा, और भाई गांव गया, और भाई शहर आजा, और भाई क्या हाल, तो पेपर ना निकलता। तुम कहोगे तो मैं किसी से तुम्हारा लाइव इंटरेक्शन करा दूंगा, ऐसे स्टूडेंट से जो कुछ साल से तैयारी कर रहे हैं और वो क्यों नहीं निकाल पाए, और वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और वो निकालना चाहते हैं। यस सर। तो भाई बात को समझो। तो एलिमेंट को देखना है, ठीक है? किसको देखना है? एलिमेंट को। अब ये बताओ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर कुछ लेजिस्लेशन भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं सर, कमेटी आ बना सकते सकते हैं। आ सकते हैं सर। हैं। जैसे जैसे सती ब्लड प्रैक्टिस डोनेट। आया था 1829 में। यस सर। फीमेल इन्फेंटिसाइड का आया जैसे, है ना? फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। विडो रीमैरिज का आया था 1856 में। 1856 में विडो रीमैरिज का आया था। ऐसे ही मैंने तुम्हें एक और बताया था, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट बताया था मैंने। किसने अपनी बेटी की शादी कर दी जल्दी से? अरे किसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी जल्दी से? केशव चंद्र सेन था सर शायद वेरी रिकॉल गुड। का। अबे तू तो यार कॉन्फिडेंस का ढक्कन है, मतलब ठीक ठाक बंदा है, अच्छी खासी चीजें कर सकता है, इतना सेल्फ डाउट। अरे सिर्फ नाम बोलना है, घबराना नहीं। ओके सर। एज ऑफ कंसेंट एक्ट एक आया, जो मैंने तुम्हें नाम बताया था, ज्यादा नहीं बताया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि 1891 में, 1891 में एक कानून आया जिससे कर दिया गया कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। तो अपने तिलक साहब और विवेकानंद साहब इसके अगेंस्ट थे, इस कानून के अगेंस्ट थे वो, कि ये कानून नहीं आना चाहिए। वो इस बात के अगेंस्ट नहीं थे कि हम अपनी बेटी की शादी पैदा होते ही कर देंगे। वो इस बात के अगेंस्ट थे कि अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं है इस कानून को लाने का, वो हमारे समाज में ऐसे घुसे ना। लेकिन बीएम मालाबारी जैसे लोग भी थे जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया। तो सबके अपने तरीके हैं, सभी समाज का भला चाहते हैं। ऐसी शारदा एक्ट आया 1930 में। शारदा एक्ट राय हरबिलास शारदा के नाम पे आया था। उसमें भी कहा गया कि बॉय की शादी 18 से कम में नहीं हो सकती, लड़कियों की शादी 14 साल से कम में नहीं हो सकती। शारदा एक्ट। अब शारदा एक्ट के बाद 1978 में भी एक आया एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कहते हैं उसको। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला? लड़की की शादी 18 से पहले नहीं हो सकती और लड़कों की 21 से पहले नहीं। 21। और अब क्या बोला जा रहा है कि लड़कियों की भी 21 और लड़कों की भी 21। 21। 21। हाँ
इन्हीं सब बातों को थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए, फीमेल आइडियाज को बढ़ाने के लिए क्या मिला? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनी थी 1927 में, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927। ठीक है जी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब 2 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, फिर मामला खत्म। पहला, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से डेमोक्रेटिक आइडियाज घटे। ट्रू सर। नो सर। बड़ा अजीब आदमी यार तू। फॉल्स है ये। फॉल्स। ट्रू कैसे हो सकता है ये? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से डेमोक्रेटिक आइडियाज घटे, कैसे घट सकते हैं? इतनी सारी मूवमेंट हिंदुस्तान में हो रही है, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, यही डेमोक्रेसी का साइन है सबसे पहला तो। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से सेकुलरिज्म के आइडियाज घटे, जल्दी बोलो। फॉल्स सर। कोमल तू फॉल्स बोलती रहती, तेरे को समझ भी आ रहा है क्या बोल रही है? ट्रू जाएगा सर। ये भी फॉल्स। सेकुलरिज्म कम। सेकुलरिज्म कम कैसे हो जाएगा? जब हर धर्म को आप अपना हर को बोलोगे, किसी को धर्म के अगेंस्ट बोलना है, किसी को साथ में बोलना है, जिसको जो बोलना है करो, तो सेकुलरिज्म बढ़ेगा कि घटेगा? धर्मनिरपेक्ष कम हो जाएगा, मतलब सेकुलरिज्म कम होगा सर। क्यों कम होगा सेकुलरिज्म यार? कमाल, कैसी पॉलिटी पढ़ी है भाई तू? प्रमोट होगा सर। प्रमोट होगा जब सब धर्मों की बात होगी। तो किसी धर्म को भी आप गाली दे रहे हो, वो भी कुछ नहीं कह रहा, कोई आप बढ़ा रहे हो, वो भी कुछ नहीं कह रहा, हिंदू भी बराबर, मुसलमान भी, ये भी, तो सेकुलरिज्म बढ़ेगा ही घटेगा? अब लास्ट क्वेश्चन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट प्रमोटेड फंडामेंटलिज्म। ट्रू सर। ट्रू सर। ट्रू सर। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट प्रमोटेड फंडामेंटलिज्म। ट्रू सर। ट्रू है सर। क्या होता है, क्या होता है कोमल फंडामेंटलिज्म? बताइए जरा। सर वो अपने राइट्स के लिए मतलब बोल रहे थे। अरे भाई, ये फंडामेंटल राइट्स की बात ना हो रही, समझ गई? नहीं सर। है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विल प्रमोट फंडामेंटलिज्म, ट्रू की फॉल्स? तो रोहित